विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग पाठ 7 भूमि स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भूमि स्वरूप अर्थात क्या, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पृथ्वी की सतह पर या दूसरे शब्दों में कहें धरातल पर अलग अलग आकार, भू आकार देखने को मिलते हैं। कहीं पर ऊंचे पर्वत, कहीं मैदान, कहीं पठार, कहीं गर्त, खाड़ी, घाटी, कहीं पर जलप्रपात, कहीं पर हिमस्मावली, तो कहीं पर रेती के टीले जैसे विशिष्ट दिखाव वाले स्वरूप देखने को मिलते हैं। इन भूमि आकारों का उद्भव एवं विकास प्राकृतिक शक्तियों द्वारा होता है, अर्थात प्राकृतिक शक्तियों द्वारा धरातल का कोई भूभाग विशिष्ट आकार, ढाल एवं ऊंचाई को प्राप्त करता है, तब उसे हम स्थल रूप या भूमि स्वरूप के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर बनने वाले जो भू आकार हैं, जो निश्चित ऊंचाई, आकार, ढाल आदि को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम भूमि स्वरूप के नाम से जानते हैं। और इन भू स्वरूपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भू स्वरूप विज्ञान के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे कि भूमि स्वरूपों का उद्भव कैसे हुआ। जैसा कि पिछले पाठों में पृथ्वी की आंतरिक रचना के बारे में आपने पढ़ा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक गर्मी है एवं दबाव है, उसमें जब कभी भी किसी कारण से परिवर्तन होता है तो भूगर्भ में जो चट्टानें हैं उनमें संकुचन और प्रसरण की क्रिया होती है, और इस संकुचन और प्रसरण की क्रिया के पश्चात उन चट्टानों में पुनः समायोजन होता है, और समायोजन के कारण भूपृष्ठ में संचलन की क्रिया होती है, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी की सतह पर पर्वत श्रेणियाँ, पठार, मैदान, घाटी जैसे विविध भूस्वरूपों का निर्माण होता है। इस क्रिया को हम भूसंचलन कहते हैं। तो भूस्वरूपों का उद्भव मुख्य रूप से भूसंचलन की क्रिया के कारण ही होता है। भूसंचलन की क्रिया के कारण धरातल पर सबसे पहले दो भूस्वरूप, बड़े भूस्वरूप अस्तित्व में आए, जिसके बारे में पिछले पाठ में आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले महाद्वीप और महासागरों की रचना हुई। महाद्वीपों और महासागरों की रचना सबसे पहले हुई, इसलिए इनको हम प्रथम श्रेणी के भूमि स्वरूप के नाम से जानते हैं। प्रथम श्रेणी के भूमि स्वरूपों पर जब आंतरिक शक्तियों के प्रभाव से पर्वत, पठार, मैदान और दरार घाटी जैसे भूस्वरूप बने, इनकी रचना हुई, तो इसको हम द्वितीय श्रेणी के भूस्वरूप के नाम से जानते हैं। और इन भूस्वरूपों पर आंतरिक और बाह्य शक्तियों के घर्षण और निक्षेपण की क्रिया के कारण अलग अलग आकारों की रचना हुई, जैसे वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, जलप्रपात, रेती के टीले, हिमस्मावली, भूस्तंभ, समुद्री क्लिफ। इन सबको हम तृतीय श्रेणी के भूस्वरूप के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी मतलब कि प्रथम श्रेणी पे महाद्वीप और महासागर, प्रथम श्रेणी के भूस्वरूप में महाद्वीप और महासागर, द्वितीय श्रेणी के भूस्वरूप में पर्वत, पठार, मैदान, दरार घाटी, और तृतीय श्रेणी के भूस्वरूप के अंतर्गत वी आकार की घाटी, यू आकार की घाटी, जलप्रपात, रेती के टीले, हिम अस्मावली, भूस्तंभ, समुद्री क्लिफ, ये सब तृतीय श्रेणी के भूस्वरूप के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मुख्य भूमि स्वरूपों के प्रकार कौन कौन से हैं। विद्यार्थी मित्रों, कि भूस्वरूपों की रचना के पीछे पृथ्वी की आंतरिक रचना, उसकी गर्मी और उसके दबाव के कारण जो संचलन की क्रिया होती है, वो मुख्य रूप से जवाबदार होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक संचलन के कारण महाद्वीपों और महासागरों की तली में जिन भूमि स्वरूपों की रचना हुई, उन्हें हम मुख्य भूमि स्वरूप कहते हैं, जिससे पर्वत, पठार और मैदान मुख्य भूमि स्वरूप हैं। और यहाँ प्रश्न बनता है कि मुख्य भूमि स्वरूप कौन कौन से हैं। तो मुख्य भूमि स्वरूप हैं पर्वत, पठार और मैदान। भूस्वरूपों का वर्गीकरण नीचे एक डायग्राम दिया गया, आकृति दी गई है, जिसमें आपको बताया गया है कि भूमि स्वरूपों के कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे
भूमि स्वरूपों में सबसे पहला लिखा गया, देखिए 3 भाग है। प्रथम श्रेणी के भूमि स्वरूप, द्वितीय श्रेणी के भू स्वरूप और तृतीय श्रेणी के भू स्वरूप। तो प्रथम श्रेणी के भू स्वरूप के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर हो गए। इसके बाद द्वितीय श्रेणी के भू स्वरूप के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान और घाटी हो गए। तृतीय श्रेणी के भू स्वरूपों में कई अवस्थाएं हैं। नदी के द्वारा बनने वाले भू स्वरूप, हिम नदी के द्वारा बनने वाले भू स्वरूप, पवन के द्वारा बनने वाले भू स्वरूप, भूमिगत जल द्वारा बनने वाले भू स्वरूप और समुद्री तरंगों द्वारा बनने वाले भू स्वरूप। तो नदी के द्वारा जिन भू स्वरूपों का निर्माण होता है उसमें वी आकार की घाटी, जलप्रपात, गर्त और डेल्टा प्रदेश। हिम नदी के द्वारा बनने वाले भू स्वरूप जो हैं, यू आकार की घाटी, सर्ग, हिम अस्मावली और फियोर्ड। पवन के द्वारा जिन भूस्वरूपों की रचना होती है उसमें उड़न पात्र, भूस्तंभ, रेती के टीले, लोहेस का मैदान। और भूमिगत जल द्वारा जो बनने वाले भूस्वरूप हैं उनमें डूबक क्षेत्र, युवाला, अधोगामी और ऊर्ध्वगामी स्तंभ, गुफा स्तंभ। और समुद्री तरंगों द्वारा बनने वाले भूस्वरूप के अंतर्गत समुद्री गुफा, खाड़ी, रेतपट और लगून सरोवर। ये भूमि स्वरूपों के विभाग बताए गए हैं। आकृति को आप ध्यान से देखेंगे तो आकृति को देख करके ही सारा वर्गीकरण समझ में आ जाएगा। अब मुख्य भूस्वरूप जो 3 हैं, पर्वत, पठार और मैदान, उसमें से हम आज पर्वत के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कि पर्वत की परिभाषा क्या है। पर्वत अर्थात क्या? तो समुद्र की सतह से लगभग 900 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, ऊंचे नीचे ढाल और जिसका शीर्ष भाग नुकीला हो उस भूभाग को हम पर्वत कहते हैं। अर्थात पृथ्वी की सतह से 900 मीटर से अधिक ऊंचाई हो, ऊंचा नीचा ढाल हो और शीर्ष भाग नुकीला हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। और पर्वत जो हैं वो पृथ्वी की सतह पर लगभग 26% भाग पर आए हुए हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि पर्वतों की मुख्य लाक्षणिकता क्या है। तो ऊंचाई जो है वो पर्वतों की मुख्य लाक्षणिकता है। अब ऊंचाई का अंग जो है वो पर्वत की सही पहचान नहीं है। क्यों ऐसा है? क्योंकि तिब्बत का पठार जिसकी ऊंचाई 5000 मीटर से अधिक है, फिर भी उसकी गणना हम पर्वत में नहीं करते हैं, उसको पठार कहा जाता है। क्योंकि पर्वतों के लिए भूमि स्वरूप की ऊंचाई, आकार एवं ढाल को भी ध्यान में रखा जाता है। ऊंचाई तो हो, ऊंचाई के साथ साथ ऊंचा नीचा ढाल हो और शीर्ष भाग नुकीला हो, उसे हम पर्वत कहते हैं। अब पर्वतों के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो निर्माण क्रिया के आधार पर पर्वतों को 2 भागों में बांटा गया। 2 प्रकार के प्रकार हैं, पर्वत हैं। एक है भूगर्भिक पर्वत जिसको हम भूसंचलनीय पर्वत कहते हैं, और दूसरा है अवशिष्ट पर्वत। तो भूगर्भिक पर्वत के अंतर्गत इसके कई विभाग हैं। आकृति देखिए नीचे, मोड़दार पर्वत, खंड पर्वत, गुंबदाकार पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। ये हैं भूगर्भिक पर्वत के प्रकार। और दूसरा प्रकार है अवशिष्ट या शेष पर्वत। तो सबसे पहले हम भूगर्भिक पर्वतों के बारे में चर्चा करेंगे। इसका पहला प्रकार है मोड़दार पर्वत। ये जो अपनी पृथ्वी की सतह है, इसके नीचे जो चट्टानी स्तर है वो परतदार चट्टानों के रूप में उनकी रचना हुई है। तो प्रस्तर चट्टानों वाले भूसन्निधि वाले क्षेत्रों में भूसंचलन की क्रिया के कारण यदि क्षितिज समांतर दिशा से दबाव पड़ता है तो उस दबाव के कारण उसमें लहर आकार के मोड़ पड़ते हैं। और यदि यह दबाव लंबे समय तक चलता है तो ऊंचे उठने की प्रक्रिया होने से कुछ भाग मोड़ स्वरूप में ऊंचे उठ जाते हैं। अर्थात लहरदार या ऊंचे उठे हुए भाग, मुड़े हुए भाग, जिनको हम मोड़दार पर्वत या गेट पर्वत के नाम से भी जानते हैं। मोड़दार पर्वत प्रस्तर चट्टान के बने हुए हैं और उनमें से समुद्री जीवावशेष एवं अस्मियाँ भी प्राप्त होती हैं, जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि मोड़दार पर्वतों का उद्भव कहाँ से हुआ है? समुद्रों से हुआ है। जैसे तो फिर से एक बार समझ लीजिए कि प्रस्तर चट्टानों वाले भागों में यदि क्षितिज समांतर दिशा से दोनों दिशाओं से दबाव पड़ता है तो दबाव के कारण बीच का भाग जो है वो लहर के आकार में या मोड़ के आकार में उठ जाता है, जिसको हम मोड़दार पर्वत के नाम से जानते हैं। नीचे आकृति दी गई है। अब इसमें उदाहरण में कि आज से जैसे करोड़ों वर्ष पूर्व मोड़दार पर्वतों को पुराना या प्राचीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। जैसे
कि उत्तर अमेरिका के पूर्व में आया हुआ एप्लेसियन पर्वत, रूस का यूराल पर्वत, यूके का एपिनाइन पर्वत, इटाली का पिनाइन, चीन का शिनलिंगशान और भारत की अरावली पर्वतमाला मुख्य है। आज से लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व बने हिमालय, राकीज और आल्पस ये मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। दूसरा पर्वत है खंड पर्वत। खंड पर्वत तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों और भूसंचलन से कि पृथ्वी की सतह पर की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में कभी बड़ी दरार पड़ जाती है या अस्तरभंग की क्रिया होती है। यदि दो ऊर्ध्व समांतर अस्तरभंग के बीच का कुछ भाग भूसंचलन के कारण ऊपर उठ जाए या अस्तरभंग में मध्य का भाग स्थिर रहे तथा आसपास का भाग नीचे बैठ जाता है, तब उससे खंड पर्वत की रचना होती है। अर्थात पृथ्वी की सतह पर का भाग कुछ भाग ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग नीचे की तरफ धंस जाता है, नीचे बैठ जाता है। इसके कारण खंड पर्वत की रचना होती है। लेकिन उनके एक तरफ का ढलान तीव्र हो और ऊपर का शेष भाग समतल मेज जैसा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पठार कहते हैं। तथा बीच का भाग जो नीचे धंस जाता है उसे दरार घाटी कहते हैं। इस दरार घाटी के दोनों तरफ खंड पर्वतों की रचना होती है। इस प्रकार के खंड पर्वत कहाँ पर आए हुए हैं? यूरोप में राइन नदी की दरार घाटी के पश्चिम तरफ वासजेस पर्वत और पूर्व में ब्लैक फॉरेस्ट खंड पर्वत के उदाहरण हैं। इसी प्रकार नर्मदा नदी की घाटी के उत्तर में विंध्याचल पर्वत, विंध्य पर्वत श्रृंखला एवं दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला स्थित है और जर्मनी का होस्ट पर्वत भी खंड पर्वत का उदाहरण माना जाता है। नीचे आकृति दी गई है खंड पर्वत की। खंड पर्वत और दरार घाटी कैसे होते हैं? तीसरा है गुंबदाकार पर्वत। गुंबदाकार पर्वत की रचना कैसे होती है कि पृथ्वी के भूगर्भ में जो भूगर्भ है, केंद्र भाग है, अत्यंत गर्म है और जो मैग्मा वहाँ पर है वो मैग्मा जब पृथ्वी की सतह की ओर आने के लिए प्रयास करता है तो उसके ऊपर जो कठोर चट्टानें आई हुई हैं वो उसके मार्ग में बाधक बनती हैं, जिससे मैग्मा का दबाव उन चट्टानी स्तरों पर पड़ता है तो मैग्मा के दबाव से भूस्तर गुंबद आकार में ऊंचा उठ जाते हैं, जिसे हम गुंबदाकार पर्वत कहते हैं। तो पर्वत के बाहर चट्टानी स्तर घर्षण के परिबलों द्वारा घिस जाने पर आंतरिक भाग में जमे हुए मैग्मा को देखा जा सकता है। अब ये गुंबदाकार पर्वत कहाँ पर आए हुए हैं? पहले कैसे रचना हुई इसके बारे में फिर से एक बार जान लीजिए कि भूगर्भ में विद्यमान मैग्मा बाहर निकलने का प्रयास करते समय चट्टानी स्तरों के ऊपर जब दबाव डालता है तो वो चट्टान गुंबद के आकार में वो चट्टानें ऊपर उठ जाती हैं, जिससे गुंबदाकार पर्वत की रचना होती है। इस प्रकार के पर्वत राजस्थान में यात्राधाम सुंधा माता के पास आया हुआ पर्वत एवेन्यू एवं उटाह राज्य का हेनरी पर्वत गुंबदाकार पर्वत के उदाहरण हैं। ये गुंबदाकार पर्वत की आकृति नीचे दी गई है, कैसे गुंबद के आकार में चट्टानी भूभाग ऊपर उठ जाते हैं। चौथा प्रकार है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत मतलब कि जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तो ज्वालामुखी के विस्फोट के समय भूगर्भ से कई पदार्थ, जैसे उसमें लावा हो, राख हो, कंकड़ पत्थर हो, ये सब टुकड़े, चट्टानी टुकड़े बाहर निकलकर जहाँ ज्वालामुख होता है ज्वालामुखी के आसपास शंकु आकार में जमा होते रहते हैं और ये लकीरियाँ लगातार होते रहने से जिस पर्वत रचना होती है उसे हम ज्वालामुखी पर्वत के नाम से जानते हैं। तो भूगर्भ में से जो निकलने वाले विविध पदार्थ हैं उन पदार्थों के जमा होने से इसकी रचना होती है, इसीलिए इसको हम ज्वालामुखी पर्वत या इसको हम समाहित पर्वत के नाम से भी जानते हैं। ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण में इटली का वेसुवियस, सिसिली का एटना, केन्या का किलिमांजारो, जापान का फ्यूजियामा, फिलीपींस का मेयोन, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, मेक्सिको का पोपोकेटीपेटल एवं इक्वेडोर का कोटोपैसी तथा चिम्बोराजो विश्व के प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत हैं। नीचे ज्वालामुखी पर्वत की आकृति दी गई है, उसे देखिए ध्यान से। और दूसरा प्रकार है, एक प्रकार तो हो गया भूगर्भिक पर्वत जिसकी अब चारों भाग आप देखें, और दूसरा प्रकार है अवशिष्ट पर्वत। तो अवशिष्ट पर्वतों की रचना कैसे होती है कि पर्वत, पठार जैसे ऊंचे भूभाग जब घर्षण की क्रिया के कारण, घर्षण के परिबलों द्वारा
घिस करके और उसके अवशेष शंकु आकार में जो शेष रह जाते हैं तो उसे हम घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत या शेष पर्वत के नाम से जानते हैं। कहने मतलब कि चाहे वो पर्वत हो या पठार हो, अपक्षय एवं अपर्दन के परबल जो घर्षण के परबल हैं उनके द्वारा लगातार घर्षण होने से जो भाग शेष बचता है उसको हम घर्षित पर्वत, उसे हम अवशिष्ट पर्वत या शेष पर्वत के नाम से जानते हैं। जिसका उदाहरण है भारत में विंध्याचल, पश्चिम घाट, पूर्व घाट, पारसनाथ और यूके में वेल्स तथा यूएसए में ओजार्क अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण हैं। विद्यार्थी मित्रों, अंत में हम पर्वतों का महत्व क्या है वह पर्वतों के महत्व के बारे में चर्चा कर लेंगे कि पर्वत जो हैं सबसे पहले वो किसी भी स्थल के किसी भी देश के लिए प्रहरी की भूमिका निभाते हैं, अर्थात ये ज़मीन की सीमा पर आए हुए पर्वत देश की सुरक्षा करते हैं, बाह्य आक्रमणों से रोकते हैं। पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं उन निकलने वाली नदियों से उनसे जो झरने हैं उनसे पानी की आपूर्ति होती है और नदियों के निक्षेपित कांप, कीचड़ और सिंदरी द्रव्यों से जमीन की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है। पर्वतों पर विविध प्रकार के खनिज भंडार भी होते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जो जंगल आए हुए होते हैं उन जंगलों से इमारती लकड़ी, अनेक प्रकार की औषधियाँ तथा अन्य वन्य उपजें भी प्राप्त होती हैं। इसके बाद ऊंचे पर्वत जो नमी युक्त पवनों को रोककर वर्षा लाने में सहायक होते हैं, अर्थात जब मानसूनी पवनें आती हैं तो मानसूनी पवनों के मार्ग में जब कोई ऊंचे पर्वत आए हुए होते हैं तो वहाँ पर वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती है। जो पर्वतीय ढलान हैं उन पर्वतीय ढलानों पर क्यारीनुमा ढालदार क्यारियाँ बना करके उन पर चाय, कॉफ़ी, फल जैसे बागायती और अन्य फसलों की खेती होती है। जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वो बड़े रमणीय स्थल होते हैं, इसलिए पर्यटन उद्योग का वहाँ विकास बड़े पैमाने पर होता है और पर्यटन उद्योग के ये केंद्र होते हैं। पर्वतों में आए हुए जो प्राकृतिक जलप्रपात हैं जल विद्युत उत्पन्न करने में अनुकूलता प्रदान करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में वहाँ का जो रमणीय वातावरण होता है, प्राकृतिक वातावरण इतना सुरम्य होता है जो फिल्म उद्योग के लिए भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार आज आपने भूमि स्वरूप क्या है, भूमि स्वरूपों के कितने प्रकार हैं, भूमि स्वरूपों के मुख्य भूमि स्वरूप कौन कौन से हैं और पर्वत, पठार, मैदान 3 भू स्वरूप हैं जिसमें से पर्वत अर्थात क्या, पर्वतों के कितने प्रकार हैं, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। वीडियो को आप ध्यान से देखिए और उसको सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए, आराम से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।